हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें भारत की कृषि से रिलेटेड कुछ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गया था उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। तो इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने 63 तक कर लिया था। अब आगे हम लोग देखेंगे 62 तक हो गया था, आगे 63 से देखेंगे। 63 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है। तो रेशम के उत्पादन की बात की जाए तो पूरे भारत में रेशम के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वह कर्नाटक है। और यही कर्नाटक है जो संपूर्ण भारत में जो आधे से अधिक भाग का उत्पादन रेशम का कर्नाटक से ही बात होती है, उत्पादन होती है। अगर रेशम उत्पादन के पूरे विश्व में बात की जाए तो पूरे विश्व में वो कौन सा, चीन सर्वप्रथम स्थान पर है। उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो पूरे भारत मतलब जो विश्व में रेशम का उत्पादन होता है उसमें से 18% क्या होता है, रेशम पैदा भारत के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्पादन मुख्यतः होता है कैसे। तो रेशम के उत्पादन करने के लिए जो रेशम से प्राप्त जो पूर्णकीट से बाहर निकलने के पहले जो कोया होता है उसको खोलते हुए पानी में डालकर पूर्ण कीट को भीतर ही भीतर मार दिया जाता है और धागे को अलग कर लिया जाता है, क्योंकि जब वो कोया बनाता है तो धागे नुमा आकार का बन जाता है और उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही भीतर वो कीट मर जाता है और धागे को निकालकर रेशम कीट से रेशम बनाया जाता है। तो ये होता है प्रोसेस रेशम कीट बनाने का, जो शहतूत के पत्ते और बहुत सारे पत्तियों पर इसका विकास किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक होगा। प्रथम स्थान भी है और आधे से अधिक उत्पादन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में देखेंगे, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। तो कृषि पर आधारित भारत में बात की तो वो 57% है। तो 57 तो ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ 52 है। तो 52 ही पर्याप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 में, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। जूट की बात की जाए तो जूट के उत्पादन में वो सबसे प्रथम स्थान है, वह बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। जूट के उत्पादन में हम लोगों ने देखा था कि जो जूट का उत्पादन होता है वह क्या होता है, इसमें वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो 80 सेंटीमीटर से अधिक यानी 125 और 150 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और जो तापमान होता है वह नॉर्मल 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। और इसको उष्णकटिबंधीय पौधा भी कहा गया है। इसके जो जूट का पौधा होता है इसको गलाने के लिए और इसको धोने के लिए काफ़ी बड़े मात्रा में, बृहत मात्रा में स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। इसे हम लोगों ने देखा था। तो जो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र है जिसमें आप कह दीजिए ये हुगली क्षेत्र, उस क्षेत्रों में क्या होता है, जूट का उत्पादन अत्यधिक होता है। तो ध्यान में रखेंगे। और जूट के उत्पादन में सबसे प्रथम अगर राज्य की बात की जाए तो वह पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सेकेंड में बिहार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। नेक्स्ट है 66 में देखेंगे, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। अब देखिए नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन चाय है, रबड़ है, कॉफ़ी है, इलायची है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा कॉफ़ी। क्योंकि कॉफ़ी का जो सबसे पहले, जिसे हम लोग कहवा भी कहते हैं, कहवा का जो सबसे सर्वप्रथम जो उत्पादन हुआ था वही ये कर्नाटक क्षेत्र में ही हुआ था। जो कहाँ है, बाबू बुदन पहाड़ी पर सर्वप्रथम यहीं पर इसको रोपा गया था। फिर जब बाबू बुदन कर्नाटक के बाद फिर बाणियार केरल में इसको रोपा गया 1830 ईस्वी 1826 ईस्वी में, 26 से 30 के बीच में होता है। उसके बाद हुआ 1839 ईस्वी में नीलगिरी की पहाड़ियों में इसका क्या किया जाता है, इसको रोपा जाता है। तो ये होता है कॉफ़ी यानी कहवा के आगमन किस प्रकार से वह कर्नाटक से बढ़ते बढ़ते क्या होता है, केरल और तमिलनाडु तक, नीलगिरी के पहाड़ियों तक पहुंचता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कॉफ़ी हो जाएगा। अगर कहवा के उत्पादन या कॉफ़ी के उत्पादन की बात की जाए 2 पर 3 किस्म होता है, एक अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। जो अमेरिका कॉफ़ी होता है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका डिमांड अत्यधिक होता है और काफ़ी यह लोकप्रिय भी होता है। और नेक्स्ट है रबड़। तो रबड़ में तो केरल आ जाता है। चाय का उत्पादन में, तो चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यह असम में होता है। हाँ, इसकी भी नीलगिरी की पहाड़ियों के कुछ भागों में चाय की भी, जहाँ पर पहाड़ी नुमा ढलान है वहाँ पर चाय की भी खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 67 में, करा दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य। अब देखिए दक्षिण भारत में पूछ रहा है। अगर पूछ दिया जाता कि चाय का उत्पादन पूरे भारत में कहाँ होता तो वह हो जाता असम। लेकिन सिर्फ दक्षिण भारत में कहा जा रहा है, तो दक्षिण भारत में क्या हो जाएगा, वह तमिलनाडु के क्षेत्र में हो जाएगा।
67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों तमिलनाडु के क्षेत्र में हो जाएगा? क्योंकि जो चाय का उत्पादन है वह मुख्यतः दो प्रमुख क्षेत्रों में होता है, एक ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में और एक सुरमा घाटी क्षेत्र में। ये दो क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो जो दक्षिणी भाग में है वह मुख्यतः पश्चिम घाट की जो नीलगिरी तथा जो इलायची कार्डेमम की जो निचले पहाड़ी ढालों हैं वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर सिर्फ नीलगिरी की पहाड़ी पूछ दिया जाए तो वहाँ पे कॉफ़ी आ जाएगा। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ दिया जाए कि नीलगिरी तथा जो कार्डेमम के निचले ढालों पर, तो वहाँ पे चाय भी उपजाया जाता है, खेती की जाती है। तो तमिलनाडु हो जाएगा। चाय के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। चाय यह एक दक्षिणी चीन का पौधा है जिसे क्या किया था, ब्रिटिश शासकों के द्वारा इसको लाया गया था। सबसे पहले 1841 ईस्वी में दार्जिलिंग में इसको रोपा गया था, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद असम और तमिलनाडु में ये इसकी बागान लगाए जाते हैं। चाय के मुख्यतः दो जो होते हैं वह सर्वोच्च होते हैं। किसमें? कौन कौन? चीनी और असमी। जो चीनी होता है वह मुख्यतः क्या होता है, उसका पत्तियाँ लंबा होता है, पौधे भी कोमल होते हैं, मतलब पत्तियाँ कोमल और पौधे लंबे होते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और असमी चाय होता है, यह भी पौधा छोटा होता है, बौना होता है, यह कठोर होता है और यह अत्यधिक ऊंचाई वाले भाग पर नहीं उगाया जाता। तो ये होता है दो किस्में। भारत चाय के उत्पादन में काफ़ी आगे भी है और खपत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर विश्व में बात की जाए तो विश्व में यह कैमा नंबर पर आता है? यह केनिया, चीन, श्रीलंका के बाद भारत का नंबर आता है। कहाँ? निर्यात करने के क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में देखेंगे, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य। तो दो राज्यों में सर्वाधिक तंबाकू कहाँ कहाँ होता है? तो तंबाकू की बात की जाए तो सबसे पहला होता है, तंबाकू सबसे अत्यधिक मात्रा में हुआ होता है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश और दूसरा हो जाएगा गुजरात। ये दो क्षेत्र हैं जहाँ पर तंबाकू बृहत मात्रा में किया जाता है। तो फर्स्ट आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर कर्नाटक में। तंबाकू के बारे में थोड़ा जानते हैं। तंबाकू क्या है? 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल व्यापारियों के द्वारा यह लाया गया। यह भारतीय पौधा नहीं है, इसे पुर्तगाली लेकर आते हैं। इनके पत्तियों से मुख्यतः सिगरेट, सिगार, बीड़ी, हुक्का ये सब तैयार किया जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग होता है और जिसमें औसत जो तापमान होता है वह 15 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए। वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास में होना चाहिए। और यह जो मूलतः तंबाकू है वह शीतोष्ण कटिबंध का फसल है। जो तंबाकू होते हैं मुख्यतः जो भारत में उगाई जाती है उसके दो किस्में उगाया जाता है। कौन कौन? निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका। यही होता है दो। कौन कौन? निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका, दो जो दो पौधे हैं वह भारतीय में उगाए जाते हैं तंबाकू का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और अत्यधिक अगर क्षेत्रफल पर पूछ दिया जाता तो वो गुजरात में किया जाता है, लगभग 166 मिली हेक्टेयर पर किया जाता है। तो प्रश्न का जवाब वो अलग हो जाता। तो ध्यान में रखेंगे, अगर उत्पादन में अत्यधिक है तो वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और अगर सबसे अत्यधिक क्षेत्रफल में खेती किया जाता है तो वो गुजरात आ जाता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक। देखिए मसालों का सर्वाधिक उत्पादक वह केरल जाना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा जो विश्व में केरल मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए केरल को मसालों का बागान भी कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले जब पुर्तगाली आते हैं तो यहीं उतरते हैं और यहीं से वो मसाला ले जाकर यूरोपीय भागों में बेचते हैं और अत्यधिक वो लाभ कमाते हैं। पहला बार वास्को डी गामा आता है, उसके बाद बहुत सारे व्यापारियों का झुंड आता है। तो यह हो जाएगा केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 में, अच्छा मसालों का सर्वाधिक उत्पादन, लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या हुआ, केरल तो ज़रूर उत्पादन करता है, लेकिन हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 2015-16 के अनुसार क्या हो गया है कि जो मसालों के उत्पादन में वह गुजरात आगे निकल गया है। तो आप तो पर्याप्त आंसर अगर हाल फिलहाल के करंट आंकड़े के अनुसार देंगे तो वह गुजरात हो जाएगा, क्योंकि 15-16 के बाद गुजरात काफ़ी आगे निकल गया है या ये अग्रणी राज्य हो गया है। तो ध्यान में रखेंगे, गलत नहीं इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट है 70 में, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि होती है? तो गन्ने के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि पर क्या जाता है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, सबसे अत्यधिक भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 में, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान यह कहाँ अवस्थित है? यह कानपुर में अवस्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान वह 1983 में ICAR के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, भारतीय दलहन शोध संस्थान का। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में है और सूची 2। सूची 1 में दिया गया है खाद्य उत्पादन में वृद्धि। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसको हरित क्रांति कहा गया है। दूध उत्पादन से वृद्धि में श्वेत क्रांति कहा गया। मत्स्य उत्पादन व नील क्रांति। उर्वरक
उत्पादन भूरी क्रांति। तो ध्यान में रखेंगे ये जो कुछ क्रांति हैं जिनसे रिलेटेड उत्पादन होता है वह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में देखेंगे, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अब बताइए जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? असम में है, पश्चिम बंगाल राज्य में, बिहार राज्य में, मेघालय में। हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह क्या है? गंगा का डेल्टी है छात्र। तो उसमें से पश्चिम बंगाल का जो राज्य है जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। उसके बाद बिहार का नंबर आता है। जूट के उत्पादन में मुख्यतः दो बातों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इस पौधे को गलाने के लिए क्या होता, सबसे बड़े मात्रा में, भारी मात्रा में स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तो ये होता है इसका मुख्य जूट के। तो पश्चिम बंगाल राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्के की खेती की जाती है। मक्के की खेती की क्या जाती है? तो मक्के की खेती ये खरीफ के मौसम के साथ, जायद के मौसम के साथ, रबी के मौसम था। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि जो फसल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी में हम लोगों ने देखा था गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, उसके बाद जौ हो गया, फिर उसके बाद ये सोयाबीन हो गया। ये सभी क्या हैं? रबी हैं। और इसमें खरीफ में क्या था? धान था, मक्का था, बाजरा था। ये सभी खरीफ फसल है। जायद फसल में जो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच का जो फसल होता था वह उगाया जाता, तो जायद होता था, जिसमें तारबूज, खरबूज, ककड़ी, भिंडी ये सभी जायद फसल में आता था। तो यही कारण मक्के की खेती की जाती है। तो मक्के की खेती क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा खरीफ फसलों में। 74 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में, केसर का सबसे अत्यधिक उत्पादन होता है। अगर केसर की बात की जाए तो आपको मालूम होगा केसर वह पौधा है जो सोने के बराबर इसका मूल्य है, यानी विश्व का सबसे महंगा केसर, महंगा पौधा के रूप में केसर को जाना जाता है। अगर इसकी केजी की बात की जाए तो 3 से 3.5 लाख रुपए केजी के रूप में यह केसर का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? वह कश्मीर में होता है। कहाँ पर होता है? दो जगह का हम लोग नाम बताए थे, एक पंपोर करके था और एक किश्तवाड़ा करके था। ये 2 जिले में होता था। तो इस प्रकार से सबसे अधिक उत्पादन कश्मीर में हो जाएगा। सबसे महंगा पौधा के रूप में भी जाना जाता है यह। नेक्स्ट है 76 में, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। चलिए, कह रहा है चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, तो महत्वपूर्ण निर्यातक देश जरूर है। फिर कह रहा भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, तो ऐसा बात नहीं है। तो ये तो कथन सही है कि चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, लेकिन खपत के मामले में कम नहीं। भारत में भी बहुत अत्यधिक चाय की खपत है। तो ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोगों ने बताया था कि यह निर्यातक के देश में कैमा स्थान पर आ रहा था? केनिया चौथे नंबर पर आ रहा था। जिसमें कौन कौन था? चाय के उत्पादन में एक केनिया था, चीन था, श्रीलंका था, उसके बाद भारत का स्थान आ रहा था। और खपत के मामले में, खपत तो यह बोला जाता है, खपत के मामले में यह शायद दूसरे स्थान पर आया था। मतलब जितना यह उत्पादन करता है, कहीं न कहीं भारी मात्रा में खपत भी चाय क्या भारत में देखने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 में, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो किस में हो जाएगा? तो सोयाबीन की खेती के लिए वह मध्य प्रदेश के अंतर्गत सोयाबीन की अत्यधिक खेती होती है। और आपको मालूम होगा सोयाबीन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं और खाद्य तेल मिलते हैं। तो इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला उपज है तंबाकू। तंबाकू का उपज आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और दूसरे नंबर पर कौन था? आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक शायद आ रहा था। दूसरे नंबर पर गुजरात था, है ना। और अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात की जाती थी तो वह गुजरात आ रहा था। लगभग 166 मिली हेक्टेयर पर किया जाता है। उसके बाद आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। नारियल के उत्पादन में तमिलनाडु, बिल्कुल सही। केला के उत्पादन में महाराष्ट्र नहीं, वो भी तमिलनाडु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट देखिए, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? किस कारण से सबसे अधिक वृद्धि हुआ? पहला, जुताई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि के कारण। आगे पढ़ते हैं, ऊसर भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण के कारण। उन्नत कृषि विधियों का प्रौद्योगिकी का उपयोग। डी में है क्रमिक सरकारों द्वारा कृषि के क्षेत्र के सापेक्ष अग्रता स्थिति देना। तो इसका सही हो जाएगा, उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग के कारण क्या हुआ है?
कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे हम लोगों ने देखा था 1960 में क्या होता है, हरित क्रांति आता है। हरित क्रांति क्या आता है, जो भारत में हरित क्रांति के रूप में हरित क्रांति के लिए किन्हें जाना जाता है, वह जाना जाता है स्वामीनाथन को, प्रोफेसर स्वामीनाथन को, जिनके द्वारा क्या क्या आता है, एक भारतीय किस्म को और विदेशी किस्म को से संकर कर एक नए प्रजाति बनाया जाता है, जिससे काफ़ी विकास देखने को मिलता है। वही 1960 में परिवर्तन होता है उसके बाद संकर बीज को मिलाकर एक अलग किस्म का पौधा तैयार किया, फिर 1966 में भारत में भी अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलेगा। वो आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट 80 में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यह कहाँ अवस्थित है, बंगलोर में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में, तो यह हो जाएगा अवस्थित है यह बंगलोर में। देखिए जो उपोष्ण बागवानी संस्थान था इसका क्या है, सबसे पहले इसे किस रूप में स्थापित किया गया था, जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यह बंगलोर के तत्वाधान में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जाना जाता था। केंद्रीय आम अनुसंधान, पहले जो ये केंद्रीय उपोष्ण केंद्रीय आम अनुसंधान के नाम से जाना जाता था, फिर 1984 ईस्वी में केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान के रूप में इसकी स्थापना हुई। तो 1984 से पहले इसकी स्थापना कब होता है, 1972 ईस्वी में केंद्रीय आम अनुसंधान के रूप में, फिर 1984 ईस्वी में क्या होता है, केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान के रूप में होता है, फिर 1995 ईस्वी में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की जाती है, जो फलों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य के लिए इसका स्थापना किया जाता है। तो इस तरह से 1972, फिर 1984, फिर 1995 में जाके केंद्रीय उपोष्ण के नाम से यह जाना जाता है। यह कहाँ है, बंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 में, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 127 है। अब आपके माइंड में उठ रहा हो कि कृषि जलवायु क्षेत्र है क्या, तो यह जो कृषि जलवायु क्षेत्र है मतलब यह है एक ऐसा जलवायु क्षेत्र है जिसके संदर्भ में एक भूमि की इकाई जो एक निश्चित सीमा के अंदर फसलों के किस्मों एवं जोतने वाले के लिए उपयुक्त होती है। इसका उद्देश्य होता है कि प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण की स्थिति को प्रभावित किए बिना भोजन, फाइबर, चारा, लकड़ी से मिलने वाले ईंधन की उपलब्धता को बनाए रखना एवं क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, ताकि क्या हो सके, एक कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जलवायु मुख्यतः मिट्टी के प्रकार, फसल उपज, तापमान, पानी उपलब्धता, वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में समझा जाता है। यही होता है। तो यानी आप दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि क्या हो गया, कि क्या होता है, इस प्रकार से एक निश्चित सीमा के अंदर एक क्षेत्र को तैयार किया जाता है जिसमें क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण की स्थिति को प्रभावित किए बिना वह इसका एक क्षेत्र का निर्माण किया था। तो वह 127 क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मुख्यतः यह ध्यान रखा जाता है कि ईंधन की उपलब्धता को बनाए रखना है और प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण को बिना क्या करना, पर्यावरण को हानि पहुंचाए हुए, वही एक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट देखिए 82 में, गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म कौन है, चाय असम में है, बिल्कुल सही बात है। चाय का सबसे अत्यधिक उत्पादन असम में होता है। अगर अच्छे किस्म की बात की जाए चाय तो वह दार्जिलिंग में होता है। चाय की बात की जाए तो चाय दो प्रकार के होते हैं, एक असमी चाय और एक चीनी। असमी में हम लोगों ने देखा था जो क्या होते हैं, वह बौने होते हैं, और जो चीनी होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं और उसकी पत्तियां कोमल होती है। ये दो प्रकार के चाय हम लोग को देखने को मिला था। उसके बाद मूंगफली के उत्पादन में बिहार नहीं, वह गुजरात है। नारियल के उत्पादन में तमिलनाडु, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से बी नंबर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में के प्रमुख फसल, वहाँ पर सबसे अत्यधिक उत्पादन क्या क्या होता है। तो गेहूँ तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होता है। धान है, पश्चिम बंगाल में है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 83 का पर्याप्त हो जाएगा। सबसे भारी मात्रा में गेहूं का ही उत्पादन किया जाता है। हाँ, गन्ना का भी किया जाता है, लेकिन गन्ना से अत्यधिक गेहूं का होता है। नेक्स्ट 84 में देखिए, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। भारत में मुख्य कृषि आयात मद क्या है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मंगाया जाता है, दाल, कॉफ़ी, चीन, खाद्य तेल। तो मेरे अनुसार तो कॉफ़ी ही होना चाहिए। तो इसका जवाब आप भी अपना सजेशन दीजिए कि जो भारत का सबसे मुख्य कृषि आयात मद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। तो केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता, गरम मसालों के लिए जाना जाता है। अभी इसकी हम लोग चर्चा किए थे कि केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गरम मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। केरल में कई प्रकार के मसालों
फसलों के उगाने के कारण इसे मसालों का बागान के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन यह भी हम लोग देखे थे प्रश्न में कि हाल ही में 15-16 के आंकड़ों के अनुसार मसालों में अग्रणी कौन सा राज्य हो गया, वह गुजरात हो गया। नेक्स्ट देखिए 86 में, 86 गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो गन्ना के उत्पादन में सही अवरोही क्रम, घटते क्रम, सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में होता है। तो सबसे अत्यधिक गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के 2 ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है, और द्वितीय नंबर पर महाराष्ट्र है। तो ध्यान में रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में फसल है, सूची 2 में पैदा करने वाले राज्य। अब चाय का सबसे अत्यधिक खेती कहाँ किया जाता, कहाँ उपजाया जाता, वह असम में उपजाया जाता। अगर रहता सर्वोत्तम किस्म का चाय, वह दार्जिलिंग हो जाएगा। चाय के जो किस्म है वो कौन है, एक चीनी है और एक असमी है। चीनी मुख्यतः क्या होते हैं, उसके वो लंबे पौधे होते हैं, पत्तियाँ कोमल होती है, स्वादिष्ट होता है, और जो असमी होते हैं उसके पौधे बौने होते हैं। ईख, वही गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में। मूंगफली, मोदी जी गुजरात। सेब, हिमाचल प्रदेश। ये इसका सही मिलान है। नेक्स्ट देखिए 88 में, पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है। अब देखिए पीत क्रांति है वह तिलहन, वो पीला क्रांति भी कहते हैं, तो पीत क्रांति है वह तिलहन से इसका संबंध है। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार वाली किस्म है। तो IR-20 किस चीज़ के पैदावार की किस्म है, धान हो जाएगा कि खरीफ हो जाएगा। तो यह देखिए धान खरीफ तो है नहीं, सॉरी चावल है। किसका हो जाएगा IR-20, वह चावल के अत्यधिक पैदावार के लिए चावल का यह किस्म है। तो देखिए सिर्फ IR-20 नहीं है, और भी अन्य फसलें हैं जो आपको प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि यह किससे संबंधित है। तो IR-20 हो गया, और भी फसल है, आप एक बार देख लीजिएगा। और फिर गेहूं से आता है, तो गेहूं से भी रिलेटेड बहुत सारे हैं। गेहूं में हो गया सोनार 63, सोनार 64, नोरिन 10, ये सभी क्या हैं, गेहूं के पैदावार होने वाले किस्म है देते हैं। नेक्स्ट देखिए 90 में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद कोई फसल को क्या कहते हैं। कह रहा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। अब देखिए, अब आपको समझना हो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता कब है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून यह मुख्यतः तमिलनाडु के क्षेत्र से इसका आगमन होता है 1 जून को। 1 जून को होता है। जब यह आगमन करता है तो केरल के तट, मालाबार तट पर काफ़ी भारी मात्रा में बारिश होती है, तो इसका आगमन होता है। वही केरल के मालाबार तट से इसका आगमन होता है, और वही वहाँ पर भारी मात्रा में सबसे पहले वर्षा तमिलनाडु में होती है, उसके बाद वह पूरे भारत में धीरे धीरे कर फैल जाता है। यह मुख्यतः जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जब उठता है तो वह 2 प्रकार बट जाता है, मुख्यतः 2 होता है। एक दक्षिण पश्चिम मानसून जो शाखा होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का अवशिष्ट शाखा जो एक अरब सागर का होता है, दूसरा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी का होता है। ये 2 शाखा उठता है। तो वही होता है जो खरीफ के फसल के लिए, वही जून में आता है, जून से लेकर सितंबर तक रहता है, उसके बाद वो रिटर्न हो जाता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून रहता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून इसको क्यों कहा गया, क्योंकि यह जो उठता है, देखिए सबसे दक्षिणी भाग और इधर से पश्चिमी भाग, इस ओर से वो उठता है, और क्या होता है जब आगमन इसका होता है तो केरल के मालाबार तट काफ़ी भारी मात्रा में बारिश होता है, फिर उसके कर वह पूरे भारत में आता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का प्रमुख उत्पादक। अब 91 में देखिए, काजू का मुख्य उत्पादन तो केरल ही है ना। इसका आप एक बार आप भी बताइए, क्या यह इसका और भी कुछ ऐसा डाटा है कि मतलब ऐसा कि मतलब और भी है, क्योंकि इसका प्रश्न का एक जगह हम देख रहे थे तो केरल के अलावा कुछ और ही दे रहा था, शायद वहाँ पे देखने को मिल गया था महाराष्ट्र। तो आप एक बार इसको देख लीजिए और अपना जवाब भी दीजिए कि काजू के मुख्य उत्पादन में केरल ही है कि और अन्य राज्य भी हैं आगे निकले। नेक्स्ट 92 में, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें, भारत के प्रमुख वाणिज्य के रूप में कौन है जिसका वाणिज्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है व्यापार में। तो वह कपास तो प्रथम है, कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, यही है। रबड़ नहीं है, चाय नहीं है, तो मुख्य रूप से कपास, तिलहन, जूट और गन्ना यही इसके प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। नेक्स्ट 93 में देखिएगा, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसका कारण क्या है। कह रहा है कि जो काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने के फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अब समझिए, कपास की खेती में जो वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन गन्ने में होता है वह 150 सेंटीमीटर से अत्यधिक बारिश की आवश्यकता होती है। तो यह पॉसिबल तभी हो सकता है जब सिंचाई की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। एक मुख्य कारण यह भी है। तो देखिए ऑप्शन सी में है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण गन्ने
गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया और गन्ने की फसल अत्यधिक लाभप्रद है। इसी के कारण क्या हो गया, कपास और गन्ने की फसल में थोड़ा प्रतिस्पर्धा देखने को मिला और गन्ना आगे निकल गया, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिंचाई सुविधाओं का प्रसार भी होता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त है इसका। 94 में देखेंगे भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आशा करते हैं आप लोग परिचित होंगे। नेक्स्ट 95 में है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बागानी फसल सबसे पहले शुरू हुआ था। तो बागानी फसल सबसे पहले की बात की जाए तो वह कौन सा था बागानी फसल। आप रबड़ है, नील है, तो सबसे पहले नील हो जाएगा। क्यों नील होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा ना कि नील की खेती कब स्टार्ट होती है, वह 1977 ईस्वी में बंगाल में सबसे पहले नील का खेती ही स्टार्ट किया जाता है, जिसका हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसको देखने को मिला। नील की खेती किस प्रकार से ब्रिटिश को का वहाँ शोषक किया जाता है, मजबूरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता है, 3 कठिया प्रणाली अपनाया जाता है। तो यह इसका क्या है, प्रमुख एग्जाम्पल है कि नील की खेती सबसे पहले किया गया था, बागवानी शुरू। नेक्स्ट देखिए करा, रबी फसलें खालिस्तान के मौसम में उगाई जाती है। तो रबी फसलें आपको मालूम होगा रबी कब उगाया जाता है, यह मुख्यतः अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसको बोया जाता है। तो ये आप सर्दी के मौसम में कहिए, यही इसका होता है अक्टूबर से नवंबर, और मार्च से अप्रैल के बीच में काट दिया जाता है तो सर्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह उगाई जाती है। अब कह रहा है रबी फसल, तो रबी फसल के साथ साथ कौन आता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा चना आता है, सरसों आता है और गेहूं आता है। ये सभी रबी के फसल में। एक और जौ भी है, तो जौ तो है नहीं, जौ है, मक्का है। जौ तो जरूर रबी है, लेकिन क्या मक्का है, मक्का खरीफ में आ जाता है, चावल। तो ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त है, जो तीनों रबी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 98 में, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक क्या क्या करता है उत्तर प्रदेश। पहला तो चावल करता है, नहीं चावल तो पश्चिम बंगाल है, गन्ना करता है और आलू करता है। ये तो पर्याप्त है कि गन्ना में प्रथम है और आलू में प्रथम है। तो देखिए ऑप्शन 1 और 3 किस में, ऑप्शन नंबर डी में 1 और 3 है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 99 में, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है, तो वह हो जाएगा कहवा का। ऐसे धान का भी है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक की बात की जाए तो कहवा है, और उपभोक्ता भी कहवा है। अब कहवा के बारे में, जिसे हम लोग कॉफ़ी के नाम से जानते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग क्या देखे थे। यह एक अरेबियन पौधा है, एबिरिबियन पौधा, एबिसिनिया पौधा, जो पूर्वी अफ्रीका से आया था। सबसे पहले यह बाबा बूदन पहाड़ियों यानी कर्नाटक के क्षेत्र में इसको लगाया गया था, फिर वाडनियार में लगाया गया, फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में लगाया गया। यह 3 किस्म इसके होते हैं। कौन कौन होते हैं, अरेबिका, रोबस्टा, लेबेरिका, ये 3 किस्म के होते हैं। और सबसे जो सर्वोत्तम किस्म होता है वो अरेबिका होता है, अरेबिका कहवा, जिसको सबसे लोकप्रिय कहवा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, सबसे अत्यधिक हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कहवा और धान। थोड़ा सा हमें लग रहा है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोग भी करता है। तो उत्पादन में तो कहवा के अलावा तो चीन में भी होता है, तो उत्पादन है और उपभोग भी करता है, तो ये दलहन हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा, इसका दलहन भी होना चाहिए, क्योंकि दलहन के मामले में भारत क्या करता है, सबसे बड़ा उत्पादक है, और ये निर्यात भी करता है और उपभोग भी करता है। तो कहवा ना होकर दलहन पर्याप्त हमें लग रहा है। आप एक बार इसे वेरीफाई भी हो लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 में, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा। अब देखिए चावल की खेती के लिए क्या है, चावल की खेती के लिए जो वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है वह 100 से 150 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने क्या देखा था, चावल की खेती के लिए क्या होना चाहिए, 14 से इसका जो तापमान होना चाहिए, औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होना चाहिए। और वहीं गेहूं के लिए हम लोग क्या देखे थे, गेहूं के लिए जो औसत वार्षिक वर्षा बोआते के समय में 10 डिग्री, संवर्धन के समय में 15 डिग्री, और जब फसल पक जाए तो 10 से 25 डिग्री का तापमान होना चाहिए। वार्षिक वर्षा 80 डिग्री सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। तो ये प्रकार से अगर चावल है तो गेहूं को भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान के बाद की अवधि के दौरान खदान विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। देखिए 1966 के बाद क्या होता है, 1966 में इसके बाद काफ़ी अचानक वृद्धि देखने को मिलता है। क्या होता है कि 1960 इस समय के मध्य में कृषि उत्पादकता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग तथा उनके साथियों के द्वारा गेहूं की नई उपज किस्म का विकसित किया गया था। कई देश इसे अपनाए थे। बीजों के नई किस्म द्वारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के नए व्यापक पैमाने पर इसे अपनाया गया। उसके बाद फिर इस नई कृषक रणनीति को भारत में पहली बार 1966 में अपनाया गया था। खरीफ के मौसम को अमल में लाया गया था। वही उपज देने वाली किस्म का नाम दिया गया HYBP। तो यही इसी के कारण 1966 इसका पर्याप्त आंसर होगा।
नेक्स्ट 102 में कौन सी नकदी फसल है? अब नकदी फसल क्या था? नकदी फसल में हम लोगों ने बोला था वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, और दूसरा यह भी हम लोगों ने देखा था कि नकदी फसल क्या होता था? नकदी फसल में वह होता था जिसका भुगतान वह फसल जिसे बेचने से तुरंत भुगतान हो और जिसका उत्पादन क्या करते हो? किसान व्यापार के उद्देश्य से करते हो। तो कौन है नकदी फसल? बताइए। धान, बाजरा, मक्का, तंबाकू। तो ऑप्शन नंबर 102 का डी पर्याप्त लग रहा है कि तंबाकू होगा। नेक्स्ट जायद, क्योंकि धान का तो उपभोग भी काफ़ी मात्रा में होता है, खाते भी हैं, उसका उपभोग भी काफ़ी है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसलें, हम लोगों ने देखा था कि जो क्या है, फसल 3 है, रबी, खरीफ और जायद। जायद मुख्यतः शीत और ग्रीष्म के बीच में उगाई जाने वाली फसलें हैं, जिसमें तारबूज आता है और क्या आता है? ककड़ी आता है, खरबूजा आता है, भिंडी, ये सभी जायद फसलें हैं। सोयाबीन कौन है? सोयाबीन कौन सा है बताइए? सोयाबीन है रबी फसल। मक्का क्या है? मक्का है रबी फसल। और पटसन भी शायद खरीफ में आता है। नेक्स्ट देखिए, पटसन जूट ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? अब बताइए, खरीफ फसल नहीं है। खरीफ कपास क्या है? खरीफ फसल है। मूंगफली क्या है? खरीफ फसल है। मक्का क्या है? खरीफ फसल है। लेकिन सरसों यह रबी फसल है। सरसों हो गया, जौ हो गया, और क्या हो गया? चना हो गया, मटर हो गया और गेहूँ, ये सभी रबी है। नेक्स्ट 105 में निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? अब खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ चावल है, गेहूँ, जौ और सरसों ये सभी रबी फसल है, ध्यान में रखेंगे। जौ रबी है और मक्का, बाजरा ये खरीफ है। ऐसा नहीं कि मार दीजिए सब लय में आप, ये कन्फ्यूजन के लिए कभी कभी प्रश्न दे दिया जाता है और काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट 106 में भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ आलू के प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? करा प्रति हेक्टेयर पैदावार, ऐसे आलू के उपज में तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है ही नहीं। तो करा प्रति हेक्टेयर, तो प्रति हेक्टेयर आलू सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? वह शायद पंजाब में होता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि प्रति हेक्टेयर कितना प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जाता है और कहाँ। नेक्स्ट 107 में देखेंगे। 107 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? अब कह रहा बागवानी से संबंधित कौन है? तो हरित क्रांति है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन फ्लड डेयरी से है। स्वर्ण क्रांति, चलिए स्वर्ण क्रांति रहने दीजिए। श्वेत क्रांति है दूध से। हरित क्रांति है खदान से। और बागवानी है ना, यही हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। हरित नहीं होगा, हरित खदान से संबंधित है। बागवानी से कौन कौन हो गया? यही हो गया, बागवानी और शहद से स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 108 में, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? देखिए जेनेटिक रूप से वह बेटी कॉटन को। इसमें बेटी कॉटन में क्या है? बेटी कॉटन कपास का एक अनुवांशिक संशोधित कपास है। यह मॉन्सेंटो नामक कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया है। तो यह क्या मामला क्या था? देखिए ये जो मतलब काफ़ी प्रसिद्ध क्यों है, जो मोनसेंटा जो कंपनी होता है यह अमेरिकी कंपनी होता है। इसके विरुद्ध भारतीय कंपनी में कोर्ट में इसको याचिका दायर करती है। बीटी कपास होता है क्या है? बीटी कपास को मिट्टी में पाए जाने वाले जो जीवाणु बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस के जीन से निकालकर इसको निर्मित किया जाता है। इस जीन को देखिए याद कर लीजिए, क्राई 1AC नाम दिया गया था। यह कीटों के प्रति प्रतिरोधक पैदा करते हैं, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बीटी के कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती है जो कुछ विशिष्ट कीटों को समाप्त करने में सहायक होती है। इसलिए बीटी कॉटन एक अनुवांशिक संशोधित क्या है? कपास का पौधा है। नेक्स्ट देखिए 109 में देखते हैं हम लोग। 109 में कह रहा भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। अब भारतीय सब्जी शोध संस्थान क्या है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का एक घटक संस्थान है। जो न्यू दिल्ली है उसका एक घटक संस्थान है वाराणसी। आवश्यकता क्यों पड़ा? कि सब्जियों की महत्ता को देखते हुए 1992 ईस्वी में क्या होता है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में सब्जी अनुसंधान जो प्रयोजक निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना वाराणसी में की जाती है। तो इसलिए सब्जी ये शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। न्यू दिल्ली इसमें ऑप्शन में नहीं है, अगर न्यू दिल्ली होता तो उसी का एक घटन संस्थान है। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। ये नेक्स्ट देखिए 110 में निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य वह सिक्किम है। तो भारत में सिक्किम प्रथम जैविक राज्य है, जो प्राचीन काल में क्या होता था, जिस तरह से अनुकूल और प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती आती थी, उसी अनुसार जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान का चक्र को निरंतर चलता रहे, इसलिए क्या किया गया है, इस जैविक खेती को अपनाया गया है। इसमें मुख्यतः जल, भूमि, वायु, वातावरण को प्रदूषित
नहीं किया जाता और इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है जैविक खेती में। तो सिक्किम प्रथम स्थान है और आपको ध्यान में रखना होगा कि ये सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है ना। हिमाचल भी क्या कर रहा है, इस तरह के मतलब जैविक आधारित कृषि बनाने के लिए अग्रणी है। वह 2022 तक जैविक कृषि वाले राज्य बनने का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। तो 2022 तक इसका लक्ष्य है, किसका, हिमाचल का। तो ध्यान में रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, जैविक खेती में प्रथम है वह सिक्किम है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारतीय कृषि से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उनका हम लोगों ने विस्तारपूर्वक हल देखा, जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिसमें आज हम लोग समझे जायद को समझें, तथा कुछ कपास तथा कॉफ़ी तथा चाय, इनसे रिलेटेड किस प्रकार से किस्म होते हैं, कौन कौन से किस्म भारत में उगते हैं, कौन कौन कॉफ़ी होता है जिसका डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत स्तर में है। तो उन सभी बिंदुओं को जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते थे, पूछा जा सकता, उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्यूरी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।